जी, तो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और बायोलॉजी के बारे में, जो कि कैंसर सेल्स होते हैं। यानी कैंसर सेल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है या उनकी क्या बायोलॉजी है, क्यों कैंसर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ कैंसर सेल्स है, उसके बारे में हम क्या सीख सकते हैं। Cancer cells have several structures different from the normal cells that contribute to the abnormal behavior. यानी कि जो कैंसर सेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल सेल से डिफरेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट होती है उसकी। ऑल्टर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, उसके अंदर जो सेल में नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन जो कैंसर सेल्स होता है उसके जो प्रोटीन्स हैं वो नॉर्मल नहीं रहते, वो चेंज हो चुके होते हैं। सो कैंसर सेल्स हैव changes in the protein embedded in their cell membranes, including receptors, and respond differently to signal from the environment. और वो क्या कर रहे होते हैं कि वो डिफरेंट हो चुके होते हैं एंड दे आर जस्ट कंट्रोलिंग द सेल। तो उनके प्रोटीन के जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं, मतलब सेल जो है वो अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा होता है, उसको जो सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं वो भी चेंज करने पड़ते हैं और रिसेप्टर्स भी चेंज करने पड़ते हैं। इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी, द मेम्ब्रेन ऑफ द कैंसर सेल्स कैन बिकम मोर परमिएबल, अलाउइंग मोर न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द सेल एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स टू लीव, सपोर्टिंग रैपिड ग्रोथ। यानी कि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को मेम्ब्रेन अंदर और बाहर जाने की इजाज़त दे रही होती है। इसके अलावा उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि इसको सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ट्यूमर तो तभी बनेगा ना जब बहुत ज़्यादा सेल्स डिवाइड होंगे, तो उसको न्यूट्रिशन मिलना और सब चीज़ें हो रही होती हैं। उसके न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो क्या न्यूक्लियस में क्या चेंजिंग्स आती हैं, तो इन लार्ज न्यूक्लियस हो जाता है। कैंसर सेल्स typically have large nuclei compared to the normal cells. The nucleus contains the cell's genetic material, everybody knows, and in cancer cells, this DNA is often abnormal, irregular. Chromatin is there. The chromatin, DNA, and protein in cancer cells is often irregularly distributed, and the nucleolus, जो nucleus के अंदर एक और छोटा सा हिस्सा होता है, that is nucleolus, a structure within the nucleus responsible for ribosomes production, can be enlarged. यानी कि ना सिर्फ न्यूक्लियस की इन्लार्जमेंट होती है, उसके न्यूक्लियोलस की भी इन्लार्जमेंट हो जाती है, ताकि डीएनए वगैरह और जो राइबोसोमल प्रोटीन्स बनाने वाला डीएनए है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेशन हो और वो जो डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा क्या ऑल्टरनेशन होती है सेल के अंदर? साइटोप्लाज्म की ऑल्टरनेशन होती है, ऑल्टर साइटोस्केलेटन की हमें ऑल्टरनेशन नज़र आती है, यानी साइटोस्केलेटन भी चेंज हो जाता है। साइटोप्लाज्म की जो बायोकेमिस्ट्री है वो भी चेंज हो जाती है। द साइटोस्केलेटन की बात करते हैं। द साइटोस्केलेटन विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल कैन बी अल्टर्ड इन कैंसर सेल्स, अफेक्टिंग द सेल मूवमेंट्स एंड डिवीजन। तो उसकी सेल मूवमेंट और डिवीजन के लिए वो उसको सपोर्टिव हो जाता है साइटोस्केलेटन। और मेटाबॉलिक चेंजिंग्स भी आती हैं। कैंसर सेल्स ऑफन एग्जिबिट चेंजेस इन देयर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स रिफ्लेक्टिंग अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म सच एज इंक्रीज्ड ग्लाइकोलाइसिस नोन एज वारबर्ग इफेक्ट। यानी कि बहुत ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस जब हो रही होती है सेल के अंदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, तो इसको हम जो है वो वारबर्ग इफ़ेक्ट कहते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको मेमोरी में रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन की बात करें, ये हमारे पास कैंसर सेल्स हैं और ये हमारे पास नॉर्मल सेल्स हैं। तो लुक एट दैट कि यहाँ पे हमें लार्ज साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, सिंगल न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, सिंगल न्यूक्लियोलस नज़र आ रहा है, और फाइन क्रोमाटिन्स हैं इसके अंदर। स्मॉल साइटोप्लाज्म हो गया हुआ है और मल्टीपल न्यूक्लियाई इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और देर आर, लुक एट दैट, मल्टीपल हैं, एक ही सेल है लेकिन न्यूक्लियस मल्टीपल हो गए हैं। मल्टीपल एंड लार्ज न्यूक्लियाई है, इसमें न्यूक्लियाई भी मल्टीपल हो गए हैं और लार्ज हो गए हैं। और कोर्स क्रोमाटिन, यानी इसमें क्रोमाटिन भी जो है उनका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट द बायोलॉजी ऑफ कैंसर सेल्स, ठीक है, तो डेफिनेटली वी हैव टू लुक फॉर द हॉल मार्क्स। ठीक है, हॉल मार्क्स ऑफ द कैंसर सेल्स। तो यानी ऐसी कौन सी निशानियां हैं जो कि कैंसर सेल्स को
पहचानने में मदद करती हैं। यानी हमें कैसे पता लग जाता है कि भाई कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं या कौन कौन सी ऐसी निशानियां हैं दैट लिटरली टेल अस कि भाई कि अब इसके अंदर जो है चेंजिंग्स आ चुकी हैं सेल में। दीज थिंग्स आर कॉल्ड दी हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर। यानी इनको हम हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर कहते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने याद रखना है। सबसे पहले जो हॉलमार्क हमें नज़र आता है दैट इज़ द सस्टेनिंग प्लोरी प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग। यानी कि जो प्लोरीफलेटिव सिग्नलिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सिग्नलिंग ये सेल्स करते हैं। कैंसर सेल्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन ग्रोथ सिग्नल्स एंड हाईजैक नॉर्मल सेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज टू कंटिन्यूली प्रमोट सेल डिवीजन। यानी कि दे जस्ट रियली प्रोलिफरेट सिग्नलिंग, यानी कि उनका जो नॉर्मल पाथवे होता है सिग्नल्स का वो ब्लॉक करके अपना एक नया पाथवे देते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा जल्दी डिवाइड कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी दूसरे सेल्स को ऑर्डर दे सकते हैं कि वो इनके लिए काम करें। ये नॉर्मल सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट हॉलमार्क है दैट इज़ इवेडिंग ग्रोथ सप्रेसर्स। यानी कि जो ग्रोथ सप्रेसर से मुराद है कि जो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, यानी जो ग्रोथ को रोकते हैं, तो उनके लिए भी जो है ये ख़तरा जान बनते हैं। यानी कि ग्रोथ को रोकने वाले सिस्टम को ही ख़त्म कर देते हैं। यानी कि इवेडिंग ग्रोथ सप्रेसर का मतलब है कि जो ग्रोथ सप्रेसर होते हैं उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो ट्यूमर को होने नहीं देती। इस तरह एक जीन है P53 और RB जीन नॉर्मली रेगुलेट सेल ग्रोथ। ये अमूमन जो हमारी लाइफ साइकिल होती है सेल की, उनके दौरान ये आकर सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं एंड प्रिवेंट ट्यूमर फॉर्मेशन, और ट्यूमर फॉर्मेशन को रोकते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स में दीज जीन्स आर ऑफन इनएक्टिवेटेड और म्यूटेटेड अलाइंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। यानी कि P53 और RB जो जीन है इसको क्या कर दिया जाता है कि इसको ख़त्म कर दिया जाता है, इसके फंक्शन को रोक दिया जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो सेल है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर सके। क्योंकि अगर ये जीन्स एक्टिव होंगी तो फिर ये सेल को ग्रो नहीं करने देंगी, उसको मल्टीप्लाई नहीं करने देंगी। लेकिन अगर लेट्स से दैट कि इनकी वर्किंग को म्यूटेट कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए या रोक दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए, तो दैट लिटरली मीन्स कि ये जो हैं जीन्स काम नहीं कर रही। तो पहला था प्रोलिफरेशन ऑफ द सिग्नलिंग, यानी कि सिग्नलिंग को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, नॉर्मल सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाए, सेल सिग्नल को प्रमोट किया जाए। और दूसरे में जो इवेडिंग ग्रोथ सप्रेसर्स, यानी कि जो ग्रोथ सप्रेसर जीन्स हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, उनको म्यूटेट कर दिया जाए, या फिर उनको जो है वो क्या कर दिया जाए, इनएक्टिव कर दिया जाए। ठीक है। उसके बाद जो हॉलमार्क है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ रेजिस्टिंग सेल डेथ। यानी कि जो एपोप्टोसिस होती है, जब सेल एबनॉर्मल हो जाता है ना, तो फिर सेल के अंदर एक कॉमन फंक्शन होता है कि सेल की डेथ हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एपोप्टोसिस, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। आपने पढ़ा होगा। एक एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है ना, दैट इज़ नेक्रोसिस। तो ये एपोप्टोसिस नॉर्मली सेल में ऐसा होता है कि जब चीज़ें नॉर्मल ना हो ना तो सेल डेथ की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया जाता है कि सेल डेथ को रोका जाता है कि भाई नहीं, मैं अब नॉर्मल हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी अब सेल डेथ नहीं होगी और मेरी मर्ज़ी से ही मैं ग्रो करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा। सो सेल्स डेवलप मैकेनिज़्म टू अवॉइड एपोप्टोसिस। कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म डेवलप करते हैं कि एपोप्टोसिस ना हो। एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ that normally removes damaged or unneeded cells. This allows cancer cells to survive despite genetic damage. अब देखें, जेनेटिक डैमेज जब हो जाता है, यानी DNA अंदर डैमेज होता है, तो फिर सेल की डेथ पक्की होती है। लेकिन जब वो कैंसर सेल हो चुका होता है तो DNA डैमेज भी हो चुका हुआ है और उसकी डेथ भी नहीं हो रही। एंड दैट इज़ बिंग डन बाय द कैंसर सेल, कि वो अपने सेल के अंदर के लेवल को कंट्रोल कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है सेल डेथ को, और वो ग्रो करता जा रहा है और डिवाइड करता जा रहा है। सो रेजिस्टिंग द सेल डेथ एपोप्टोसिस ये एक बहुत बड़ा हॉलमार्क है। उसके बाद एनेबलिंग रेप्लिकेटिव इमॉर्टलिटी। रेप्लिकेटिंग इमॉर्टलिटी का मतलब है कि नॉर्मल सेल्स हैव लिमिटेड नंबर ऑफ डिवीजन्स बिफोर दे डाई। यानी कि जब उन्होंने डाई होना होता है तो उनकी लिमिटेड नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं ड्यू टू
टीलोमेर शॉर्टनिंग की वजह से कैंसर सेल्स ऑफन एक्टिवेट एन एंजाइम कॉल्ड टीलोमरेज विच एक्सटेंड्स टीलोमर्स एंड अलाउ देम टू डिवाइड इंडेफिनिटली। यानी कि वो एक ख़ास एंजाइम पैदा करते हैं कैंसर सेल्स, टीलोमरेज। दिस इज़ कॉल्ड इनेबलिंग रेप्लिकेटिव इमॉर्टिलिटी। यानी कि एक सेल के ने 10 दफ़ा डिवाइड करना है, 20 दफ़ा डिवाइड करना है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन ये क्या करती हैं कि ये अनगिनत डिवीजन्स करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टीलोमरेज एंजाइम। और टीलोमरेज एंजाइम जो है इनकी इनडेफिनिट डिवीजन्स को सपोर्ट करता है। उसके बाद है इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस। अब ये एंजियोजेनेसिस क्या है? कैंसर सेल्स स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, मीन टू से अब जब ब्लड वेसल्स बनती हैं ना, इसको हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। यानी जो सेल्स होते हैं वो अपने इर्द गिर्द जो है वो ब्लड वेसल्स को ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जो खून है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सेल्स की तरफ लेकर आए और उनकी ग्रोथ होती रहे। दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस। यानी कि वो एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं टू सप्लाई द ट्यूमर विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स सपोर्टिंग इट्स ग्रोथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस। उसके बाद है एक्टिवेटिंग इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। यानी कि ये एक्टिवेट कर देते हैं इन्वेजन को और मेटास्टेसिस को। यानी कि कैंसर सेल्स कैन इन्वेड सराउंडिंग टिश्यूज़, आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको इन्वेड करते हैं एंड स्प्रेड टू डिस्टेंस पार्ट ऑफ द बॉडी, मेटास्टेसिस, और जो कि बॉडी के इर्द गिर्द फैल रहे होते हैं। दिस इज़ फैसिलिटेटेड बाय चेंजेस इन द सेल एडहेजन। और जब ये ऐसा करते हैं यानी आसपास के टिश्यूज़ को जो है वो इन्वेड कर लेते हैं, उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, स्प्रेड डिस्टेंस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि और वो इर्द गिर्द के टिश्यूज़ को कैप्चर करके बॉडी के दूसरे हिस्सों तक जाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से इनकी एडहेजन जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि दूसरे सेल्स पर जाके चिपकते हैं और वहाँ पर मेटास्टेसिस करते हैं, यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन करना शुरू कर देते हैं। सो the facilitated by changes in cell adhesion, motility and ability to degrade the extracellular matrix। और ना सिर्फ कि ये इन्वेड करते हैं बल्कि उनके एक्स्ट्रा को मैट्रिक्स को ख़त्म करने की सलाहियत भी रखते हैं कि भाई अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उनको ग्रो नहीं करने दे रहा तो वो उसको ख़त्म कर देते हैं। एंड दैट इज़ अ बिग पॉइंट। उसके बाद हमने देखा है कि हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर में जो है वो जीनोमिक इंस्टेबिलिटी भी होती है। यानी कैंसर सेल्स ऑफन एग्जिबिट हाई लेवल्स ऑफ जेनेटिक mutations and chromosomal abnormalities leading to the further changes in their behavior। यानी कि उनमें जीनोमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है कि वो हाई लेवल्स ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस कर रहे होते हैं और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, लीडिंग टू फर्दर चेंजेस इन देयर बिहेवियर। और फिर इस तरह से उनका बिहेवियर भी चेंज हो रहा होता है, मतलब ग्रो करते ही रहते हैं, दे कैंट स्टॉप, बहुत बड़ा ट्यूमर हो जाता है। एंड दिस जीनोमिक इंस्टेबिलिटी इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कैंसर प्रोग्रेशन एंड रेजिस्टेंस टू थेरेपी। और यही जो जेनेटिक मेकअप में चेंजिंग्स होते हैं तो उसकी वजह से हम इनको रोक नहीं पाते और ये इन्वेड करके वो सारा एरिया टिश्यू का रखा होता है ना। सो मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग ये कर पाते हैं। कैंसर सेल्स फ्रीक्वेंटली ऑल्टर देयर मेटाबॉलिज्म टू सपोर्ट रैपिड ग्रोथ। यानी जो नॉर्मल लेवल का मेटाबॉलिज्म होता है उसको बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल दे ऑफन rely on glycolysis for energy production even in the presence of oxygen, phenomenon known as Warburg effect, which provides both energy and biosynthetic precursors needed to the cell growth। यानी कि बहुत ज़्यादा ATP बनने से क्या होता है कि पूरे सेल के अंदर जो है वो एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिस वजह से बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स जो हैं वो बन पाते हैं और सेल ग्रोथ हो पाती है। उसके बाद ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट, यानी जो ट्यूमर है अपनी एक अलग ही दुनिया बनाकर आसपास बैठ जाता है। द ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स नॉट जस्ट द कैंसर सेल्स बट ऑल्सो सराउंडिंग नॉन कैंसरस सेल्स, ब्लड वेसल्स, इम्यून सेल्स एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यानी इस इर्द गिर्द के जो भी सराउंडिंग सेल्स हैं, वेसल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है। सो दिस एनवायरनमेंट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द कैंसर प्रोग्रेशन। और यही एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, सेल को, उस कैंसर सेल को ग्रो करने में हेल्प करती है। एंड ऑफन मैनिपुलेटिंग द एडवांटेज बाय फॉर एग्जांपल सप्रेसिंग इम्यून रिस्पॉन्सेज और द प्रोमोटिंग एंजियोजेनेसिस। यानी कि वो इम्यून को काम नहीं करने देते ये कैंसर सेल्स और एंजियोजेनेसिस को भी प्रमोट करते हैं कि वहाँ पर ब्लड वेसल्स आएँ
और बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई दें, ग्लूकोज की सप्लाई दें। उसके बाद इम्यून इन्वेजन, ये जो अभी ऊपर इसका भी जिक्र हो रहा था कि इम्यून इन्वेजन हो जाती है, कैंसर सेल्स इन्वेड द इम्यून सिस्टम बाय डाउन रेगुलेटिंग मॉलिक्यूल्स दैट आर recognized by immune cells, secreting immunosuppressive factors for creating a physical barrier that prevents immune cells in infiltration. उसके बाद है जी एपिजेनेटिक अल्टरनेशन। ये एपिजेनेटिक अल्टरनेशन भी करते हैं। इन एडिशन टू जेनेटिक म्यूटेशंस, कैंसर सेल्स ऑफन अंडरगो एपिजेनेटिक चेंजेस सच एज डीएनए मिथाइलेशन एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशन विच ऑल्टर जीन एक्सप्रेशन विदाउट चेंजिंग द डीएनए सीक्वेंस। दीज चेंजेस कैन साइलेंस ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और एक्टिवेट ऑन्कोजीन्स। ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे ट्यूमर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन कैसे होती है। ठीक है। लेकिन ये हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर जो मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे, एपी जेनेटिक अल्टरनेशंस, फिर मैंने इम्यून इन्वेजन, ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट, मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, फिर एक्टिवेटिंग इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस, enabling replicative immortality, resisting cell death apoptosis, invading growth suppressors और sustaining proliferative signaling, ये सब हैं हॉल मार्क्स ऑफ द कैंसर जो कि आपने याद रखने हैं। ठीक है। सो अभी इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं हॉल मार्क्स ऑफ द कैंसर पे, और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया द स्ट्रक्चर ऑफ कैंसर सेल्स के ऊपर, किसकी सेल मेम्ब्रेन, उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, मेटाबॉलिक चेंजेस, इनका कंपैरिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे हम एक और टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। लेट मी टेल यू दैट इज़ ट्यूमर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन। ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है मज़ीद वीडियोज़ के लिए, वहाँ से आप मज़ीद वीडियोज़ ऑन कॉलेज पर देख सकते हैं। टेक केयर।